इस वक्त जो है वो हम आ गए हैं सोना जो हमें कचरे से मिला था, मट्टी से मिला था, उसको अब चेक करवाने के लिए आए हैं। ये अब इसको चेक करवाओ भाई। ये जो केस लगाई है आपने, हाँ एक बार दिखा दें। हाँ अच्छा, तो ये जो कलर है ये इसका मतलब क्या होता है? डार्क कलर आना, लाइट कलर आना, होने का पता चलता है कि कितने कितने फर्क का ही है कि कितना कैरेट का है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने अभी कलर का बताया, ये अभी जो हमें नज़र आया है ये अभी लाइट का नॉर्मल डार्क कलर आया हुआ है, तो ये कितने कैरेट का होगा? तकरीबन 18 से 20 कैरेट का है। ये 18 से 20 कैरेट का है। अच्छा, तो इसको एक आम इंसान किस तरह से पहचानेगा अगर कलर के हिसाब से? चलेगा, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक हम कलर पर किस तरह से देख सकते हैं? इसको तेजाब लगाना पड़ता है, उसके बाद पता चलता। अच्छा, और जैसे जैसे कलर अगर लाइट आए तो वो हल्का होता चला जाएगा, वो कैरेट कम होगा, कम होगा। और अगर ये डार्क आए तो मतलब 24 कैरेट है। 24 कैरेट प्योर पीला हो जाएगा। कैरेट मतलब प्योर गोल्ड होता है वो। अच्छा, उससे ज्वेलरी तो नहीं बन सकती? उससे ज्वेलरी बनती 21 में, 22 में, 18 में बनती है। अच्छा ठीक है, तो अभी जो है वो ये सोने का वजन करेंगे, उसके बाद आप 300 मिली है ये, 7,500। 7,500 रुपए का। भाई 7,500 रुपए का सोना अभी निकला है आपका जी। कचरे से, और इस तरह रोजाना की बुनियाद पे निकल रहा हो? 1-2 दिन की मट्टी जमा करके फिर निकल आता है। तो महीने में ऑलमोस्ट अगर 4 से 5 बार भी बंदे का निकल आए इस तरह सोना? नहीं, 4-5 महीने 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम निकलता है। 100 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम, उसकी क्या प्राइस होती है? 50 से 100 मिलीग्राम 2500 रुपये। ये मैं आपको बताऊँ, 100 मिलीग्राम की प्राइस जो है वो 2500 रुपये होती है। और इस तरह से अगर आपका 100 मिलीग्राम भी, मतलब थोड़ा सा सोना भी अगर आपका हफ्ते में एक बार भी निकलता है, तो ये इन जैसे जो आम इंसान है बिल्कुल जो झाड़ू निकाल रहे हैं, तो ये समझे कि कितनी बड़ी इनकी एक दिहाड़ी लग जाती है। और वो सोना जमा जमा कर के एक दिन वो पूरे तोले में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और पूरा तोला भी बन सकता है। ये जमा कर के ना सोने को एक दिन रखो, ऐसा हो कि एक दिन सोना जो है वो 1 तोला भी जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बेचना कम करो और सोने को जमा करना शुरू करो। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने इस वक्त देखा किस तरह का ये प्रोसेस अभी हमने आपको एक दिखाया है कि अगर आप लोग जो है वो मतलब एक ये, क्योंकि ये लोग इन लोगों को ठेका दिया जाता है, और ये जो गली होती है जहाँ पे ये सोने की दुकानें हैं, वहाँ पे अगर आप गली से गुजर रहे हो तो वो तमाम तर जो कपड़ों पर और जो आपके समझे हाथ है उस पर अगर सोने के ज़रात थोड़े थोड़े से रह जाते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो गली में ये जो ज़रात हैं वो मट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोना आप परचेज़ करते हैं वो लोगों के हाथ में से निकल जाता है, हाथ में से गिर जाता है, कभी कोई झुमका होता है वो। तो ये भी इस तरह की चीज़ें जब इन लोगों के हाथ लगती हैं तो वो भी इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक दिहाड़ी बन जाती है। अभी आगे आपको दिखाते हैं ओवरऑल क्या प्रोसेस है। ये भी एक सवाल है जो हमारे दिमाग में है कि क्या इनका कोई ठेका है तो किस तरह से है, क्या आखिर प्रोसेस है? कोई ठेका होता है स्पेशली इन लोगों को, मतलब किन लोगों को दिया जाता है और किस तरह का प्रोसेस है ये? असल में इनका ताल्लुक़ मसीही बिरादरी से है और ये कराची के अंदर 60-70 साल से तकरीबन इसी बाज़ार के अंदर ये लोग जो है इस काम पे मामूर हैं, और तकरीबन 150 से 200 की तादाद में ये मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त और भाई हैं जो अपनी रोज़ी रोटी इस बाज़ार से जमा करते हैं। और हमेशा पाकिस्तान का कोई डे हो या फिर कोई हमारा ईद त्यौहार हो, हमारे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ के अंदर, और हम भी इनका बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि लाज़मी बात है ये हमारा हिस्सा है और बाज़ार की सफाई और सुथराई के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें अल्लाह ने इनकी रोज़ी रखी हुई है तो अल्लाह पाक इनको रोज़ी देते हैं। जब सरमायाकारों को कारोबार, स्टॉक मार्केट या हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद नहीं रहता तो वो सरमायाकारी को सोने में मुंतकिल कर देते हैं। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि सोने की तलब बढ़ती है और कीमतें आसमान को छू लेती हैं। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो दिन ब दिन सोने की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच रही है, लेकिन वहीं पर जो है वो क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की कम होती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि लोग जो है, पहले तो एक तबका अगर हम बात करें कि एक आम इंसान कहीं ना कहीं सोने को अफोर्ड कर पाता था, लेकिन अब ऐसा आलम हो गया है कि अब एक मिडिल क्लास बंदा सोने को देख भी
नहीं सकता है। क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है इसी तमाम तर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सागिब फयाज़ साहब, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त FPCCI के। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो एक आम इंसान में जिस तरह से क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है उसकी क्या वजूहात हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप? देखें, एक तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे अबाउट जून में जब सोने की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट थी वो $3,280 थी, और अब आज जो है वो तकरीबन $4,380 जो है वो प्राइस हो गई है उसकी गोल्ड रेट इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो वो इंटरनेशनल मार्केट हाई होती है गोल्ड के रेट बढ़ने हैं। अब रहा सवाल ये कि अब ये गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है। अब परचेजिंग पावर जो एक तरफ हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, तो हम लोग उसके लिए जो है वो अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है तो वो है जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसके खाने पीने की अशिया हैं या जो उसके आम इस्तेमाल की अशिया हैं उनके रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब गरीब आदमी के लिए जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, जो बिजली के जो वो खराजात हैं, वो अब उनको अफोर्ड नहीं कर सक रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि पहले हमारे पास जो भी हमारे वर्कर होते थे या स्टाफ होते थे वो आते थे कि कोई बड़ा मेडिकल का बिल उनका आ जाता था तो वो लेकर आते थे हमारे पास कि ये मेडिकल का बिल है, ये हमसे पे नहीं हो रहा, ये आप पे कर दें। अब मेडिकल के बिल के बजाय अब सबसे पहले वो हमारे पास बिजली के बिल लेकर आते हैं कि आप इनको पे कर दें, और हम लोग की ये क़ुव्वत बर्दाश्त से हमारी ये बाहर है कि अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल में कि सबसे पहले जैसे हमारा भी मुतालबा है इंडस्ट्री के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस कम होने चाहिए, तो ये मसला हल होगा और उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ सकती है। अब क़ुव्वत ख़रीद भी जो क्यों कम हो रही है वो भी सेम यही मसला है, उसमें भी इलेक्ट्रिक प्राइसेस का ही रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि रीजन में सबसे हाई इलेक्ट्रिक प्राइसेस हमारी हैं। हमारा जो है 12 से 13 सेंट जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, बाकी रीजन में 9 सेंट हैं, 6 से 9 सेंट है। तो उसकी वजह से जब हम कम्पीट नहीं कर पा रहे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। तो जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है तो क़ुव्वत ख़रीद जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको लिंक करती हैं। सिर्फ ये कह देना कि महंगाई तो बढ़ नहीं रही या इन्फ्लेशन रेट तो कम है तो गरीब आदमी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर एक आदमी जो बेरोज़गार हो जाए, वो चाहे महंगाई कितनी भी कम हो जाए, अगर उसकी तनख्वाही अब उसको नहीं मिल रही है क्योंकि अब वो बेरोज़गार हो गया और वो जो वो इंडस्ट्री में काम करता था, तो कितनी भी कम हो जाए महंगाई, उसकी क़ुव्वत ख़रीद तो ज़ीरो हो गई। तो इसलिए जो है ये तमाम चीज़ें अगर हम इसको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करें तो मेन कॉज जो है वो है एनर्जी प्राइस। उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी होगी, तो ये सारा सर्कल, उससे इंडस्ट्री भी चलेगी और हमारे गरीब आदमी पे भी जो एक बोझ पड़ा हुआ है वो भी ख़त्म होगा।